नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नया कश्मीर बनाम कुछ नहीं बदला कश्मीर में, इस नैरेटिव के बीच एक बड़ी सियासी जंग को इस बार जम्मू कश्मीर देखने वाला है। डल झील का इंतजार खत्म हुआ है, इन खूबसूरत वादियों का इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के जरिए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी से अपनी सरकार को चुनने का मौका एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को मिल रहा है। लेकिन शिकारे पर सवार होकर हम सब बैठे हैं। कोशिश ये हो रही है कि शिकारा बैलेंस होकर चले। सरकार किसकी बनेगी तो कश्मीर अच्छे से चलेगा, मुद्दा ये है। सरकार किसकी बनेगी तो कश्मीर में परिस्थितियां अच्छी रहेंगी और कश्मीर तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन सब पर चर्चा करने से पहले जो सियासी मुद्दे सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में हावी हो रहे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन एक तरफ है, तो बीजेपी चुनाव में अलग लड़ रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखें, पीडीपी चुनावी मैदान में है। लेकिन एक बहुत बड़ा पलड़ा इस बार इंडिपेंडेंस का है, और आपने देखा ही था पिछली बार जिसको कहा जाता है बिग स्लेयर के तौर पर इंजीनियर रशीद निकले, जिन्होंने बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था। अब उमर अब्दुल्ला की पार्टी कह रही है कि जितने इंडिपेंडेंट है ना, निर्दलीय, सब बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह की के बैकग्राउंड वाले लोग जो लगातार निर्दलीय बनकर, उम्मीदवार बनकर चुनाव जीत रहे हैं, क्या वो भी कश्मीर की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसको समझने में, पढ़ने में कुछ लोग गलती कर रहे हैं? इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं। सलमान निजामी साहब हमारे साथ हैं, जो लोग गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी से हैं। आप उनसे वाकिफ होंगे, सबसे पहचाने हुए चेहरे हैं कश्मीर से जो यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन प्रोफेसर आगा फारूक अहमद साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीसीसी के, बहुत स्वागत है। मोहम्मद इकबाल तंबू साहब, जो कि पीडीपी के हैं, कैंडिडेट हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। शेख उवैस साहब हैं। एडवोकेट शेख सलमान साहब, जो कि स्टेट आईटी हेड हैं बीजेपी के। अब दिलचस्प ये है कि बीजेपी वालों के बारे में कहा जाता है कि चुनाव जितना कश्मीर में जमीन पर नहीं लड़ रहे, आईटी में ज्यादा लड़ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि कितना ये सच है, कितना गलत है। यहाँ पर 3 लोग हमारे साथ हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो अपने बारे में आपको बताएंगे। और खास मेहमान के तौर पर मीर फरीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने एक पत्रकार के तौर पर, हमारे सहयोगी हैं इंडिया टुडे में, आज तक में, वो क्या मानते हैं कश्मीर को लेकर, क्या वाकई कश्मीर बदला है। मैं पहला प्रश्न आप ही से करूंगी, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको जल्दी से ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए, सियासी तापमान 2 राज्यों में वैसे तो चुनाव हो रहा है, हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी बहुत आक्रामक हो रही है। पहले राहुल गांधी 2 बार आए, अब उनके अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हैं, वो भी मोर्चा खोल रहे हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका गठबंधन है। महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन बेटी को चुनावी मैदान में उतार दिया है उन्होंने। बीजेपी जम्मू रीजन में कितना अच्छा इस बार कर पाएगी, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से वहां पर भी टिकट बंटवारे को लेकर बहुत उथल पुथल है। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव, सियासी तनाव। डोडा में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद। तंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है। कांग्रेस और राहुल पर बरसे पीएम मोदी। परिवारवाद पर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही।
साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। उनका अहंकार देखिए। अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? जब कोई पॉजिटिव सोच ही ना हो तो फिर उनके लिए जेल में बंद करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं होता है। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें, जब 370 यहाँ से हटाया गया उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। जब भी जो भी दावे किए उन्होंने वो गलत साबित हो रहे हैं। इस बात का हमें दुख भी है। कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब वापस पुनर्स्थापित वो होंगे। तो ये सरकार कश्मीर के मामले में पूरी तरह से विफल रही है। एक पूर्ण राज्य को उसका दर्जा घटा के यूनियन टेरिटरी कर दिया। इन्होंने हर तरह का हथकंडा अपनाया, हर तरह के एक्सपेरिमेंट किए, हर तरह के प्रयोग किए, लेकिन कोई भी प्रयोग इनका वहां सफल होता हुआ नहीं दिख रहा। धारा 370 खत्म करने के बाद भी जो उपाय उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी हो, धारा 370 हो, तब कहा था कि कश्मीर में अमन आ जाएगा। कहाँ है शांति? एक दिन नहीं जाता कि जिस दिन हमारे जवानों पर हमला नहीं होता है और हमारे जवान शहीद नहीं होते। फरीद, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है। नया कश्मीर बनाम कश्मीर में कुछ नहीं बदला, कहां पर आप खड़े हैं? एक न्यूट्रल नजर से पूरे देश को कश्मीर दिखाइए। जी, कश्मीर बहुत बदला। मैं आपको एक मिसाल दे दूं। कल मैं राजपुरा गया था, दक्षिणी कश्मीर। जी, दक्षिणी कश्मीर जब भी हम सुनते हैं या ये बात होती है तो पत्थरबाजी, एनकाउंटर सबके दिमाग में आते हैं, क्योंकि हर बार गलत वजह से जो है खबर में वो रहा था। लेकिन इस बार एक कश्मीरी पंडित कैंडिडेट, एक औरत जो है वहां से इलेक्शन लड़ रही है, और गढ़ है, वो गढ़ जो है माना जाता था सबवर्सी एक्टिविटी का। तो वो अपने में ही एक जो है संकेत देता है कि कितने हालात बदले हैं। मैं उनके साथ ऊपर जो इलाके हैं, जैसे संगरबनी है, शादी मर्ग है, इससे पहले 10-12 साल पहले हम वहां जाते थे तो एनकाउंटर के लिए जाते थे या ऐसी कवरेज के लिए जाते थे, तो उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, ऐसी चीज भी हम कवर करेंगे जहां पे एक कश्मीरी पंडित औरत उस इलाके से जो है कैंपेन करके इलेक्शन लड़ेगी। तो वो एक सिंबल है, सिंबलिज्म की अगर आप बात करें, एक बहुत बड़ा सिंबल है कि हालात बदले हैं। और जो लोग पत्थर मारते थे, जो लोग बाइकआउट करते थे, आज वो खुद चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, मेन स्ट्रीम में आ गए। जमाते इस्लामी जी
उनने 4-5 सीट से साउथ कश्मीर सेंट्रल से भी उठ रहे हैं। तो वो लोग जो बाइकआउट वाले हैं वो भी मान गए हैं कि वोट जो है एक ताकत है, वोट जो है इस्तेमाल करना है, जाया नहीं करना है, और वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है आप एक केस स्टडी अगर आप मानेंगे एक बदले कश्मीर की, और अच्छा लग रहा है कि सभी लोग जो है डर भय के माहौल के बगैर जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। इससे पहले तो बस मैनेजमेंट होती थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या श्रीनगर की बात करें आप तो 2, 4, 5, 8% वोट पड़ते थे। तो जो भी एक लीडर वोटिंग या जो इलेक्शन में आता था तो उसको पता था मुझे मैनेजमेंट करनी है, ज्यादा लोग तो वोट नहीं देंगे। लेकिन इस बार जो है एक खलबली मची हुई है, सारी सब पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है कि क्या विनिंग फॉर्मूला है। जब आपकी वोटिंग 60, 70, 55% होगी तो कैसे जीतेंगे आप? रिकॉर्ड है पिछले कई जी, लोकसभा में आपने देखा, और बिल्कुल वही ट्रेंड आ गया है, क्योंकि हम दक्षिणी उत्तरी कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर पूरे लोकसभा में घूमे, लोग ये बोलते हैं कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव पहले चाहिए। स्कूल कॉलेज बंद रहते थे आधे दिन, जगह बिल्कुल। जगह पर रोड ब्लॉक्स होती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता, आगा साहब आपसे बहुत सहमत होंगे, आपको ऐसा लगता है क्या? माइक उन्हें दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी देश भर में बताते चलते हैं भय का माहौल है, डरो मत, भय मत करो, बट कश्मीर में तो लोग वोट डालने निकल रहे हैं जो पहले नहीं निकलते थे। कश्मीर में तो पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, जो कि पहले बहुत होती थी। कश्मीर में तो अब आप जैसा उन्होंने कहा कि अगर एक कश्मीरी पंडित महिला ऐसे दूर दराज के इलाकों में जाकर चुनावी प्रचार कर रही है, वो हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव। जो आप कह रही हो ये किसी चमत्कार, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक वल्वला है लोगों में। जिस जबरवन के सामने हम इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं, इस जबरवन की मायूसी इतनी बढ़ गई थी, अब एक होप सी पैदा हुई, एक होप सी। आवर फार्मर्स हैव लॉस्ट होप, आवर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनकी रेट बढ़ रही है, दे हैव लॉस्ट होप। जो भाई था वो अब इसलिए निकल रहा है कि लोगों में एक जोश है, 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये किसी कोई चमत्कार नहीं है किसी गवर्नमेंट। पत्थरबाजी क्यों रुका? ये लोगों की पत्थरबाजी कैसे रुका है सर? पत्थरबाजी कैसे रुका? जैसे आम लोगों ने जब रोका, जब लोगों में वो लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो जब चेंज हुई, जब लोगों को वो अवसर मिले कि वो बाकी जगहों पे गए, तो ऑटोमेटिकली दे कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये आप खुद भी मान रहे हैं कि सक्सेस है, ये एक अच्छी बात है कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए बाय खत्म हुआ, लोग बड़ी आजादी से इस वक्त, महिलाएं शाम तक होती हैं हमारी कैंपेनों में। तो जो वो कह रहे थे मीर, वही आप भी कह रहे हैं? वो बात सही है, मगर दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन है ये वो उस चीज के आधार पर नहीं है। ये लोग जो सहमे हुए थे, जिन लोगों में कोई आश नहीं थी, कोई होप नहीं थी, लेडीज में इनसिक्योरिटी का फुकदान था, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो चीजें जो हैं, जब डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस होता है, अपने ही नुमाइंदे होते हैं, दे कैन गो टू देम, दे कैन पुट देयर प्रॉब्लम्स टू देम, एंड नेचुरली उस उत्साहट की वजह से आप समझ रहे हैं कि यहाँ चेंज आई है, वाकई आई है, मगर इलेक्शन की वजह से और किसी चीज से नहीं। अभी देखिए, आप दूर दराज इलाकों में जाइए, देखिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है निजामी साहब, मैं इसके बाद आऊंगी आपसे कमेंट लेने। निजामी साहब, कितना बदला है नया कश्मीर वर्सेस कुछ नहीं बदला है कश्मीर में? देखिए, आप कहाँ खड़े हैं? अगर मैं सच्चाई, क्योंकि मेरे जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, वो सच्चाई की बुनियाद पे जो है राजनीति करते हैं, तो अगर हम देखें कि इसमें सच्चाई है कि अगर स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें जो कश्मीर में आतंकवादी हमले होते थे वो रुक गए, लेकिन जम्मू प्रोविंस में आतंकवादी हमले जो है बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें विकास की, जो दावे किए गए थे कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, यहाँ जो है बाहर के लोग जमीन खरीदेंगे, ऐसा कुछ दिखा नहीं। यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा चुनाव करवाने के लिए। तो डेवलपमेंट हुई जो बीजेपी मानती है, हम यहाँ लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे लोग उदास हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका चुनना बहुत जरूरी था। इसलिए चुनाव अब हो रहे हैं, और चुनाव में क्या नतीजे होंगे, बीजेपी मैदान में, हम मैदान में, कांग्रेस मैदान में है, तो यहाँ चुनाव बहुत पहले होने चाहिए, जो बहुत देर कर दी चुनाव करवाने में। ठीक है, आप माइक लीजिए। लेकिन ये जो वर्डिक्ट लोकसभा चुनाव का आया है, जिसमें भारी तादाद में लोग निकले, वो कह रहे हैं इतने साल बाद वोट कर रहे थे इसलिए लोग ज्यादा निकले, ठीक है,
लेकिन डायनास्टिक फैमिली पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ये वोट नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला जैसे शख्स इंजीनियर रशीद से हार जाते हैं, बारामूला से, अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती हार जाती हैं, तो क्या ये जो फैमिली और डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल रहा था उससे भी लोग चिढ़ गए हैं कश्मीर में? नहीं, देखिए, आपको पहले मैं एक रियलिटी में लाना चाहता हूं कि जो आप जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो नॉर्थ से इलेक्शन हारा, आप मुझे बताइए जो कैंडिडेट आगे पुट किए गए, जिनका फॉर्म जो कि जेल में थे, उनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे, लाइक कि उनका नारा रहा है रायशुमारी का। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिकल फैक्ट्स की बात करनी है तो मैं मानता हूं फिर वो जो वोट वहां पे गिरे वो अब लोकतंत्र के अंदर गिरे कि वो लोगों ने डाले जो कि रायशुमारी का जो एक वो नारा देते थे, वो वोट उसमें उस हक में पड़े। मुझे लगता है कि बीजेपी की वजह से देश क्या जम्मू कश्मीर खतरे में आ गया। मेरी सोच ये है एज यूथ कि वो एक पॉलिटिकल ब्लंडर था कि उनका फॉरम, पहले आपको तो देखना है कि आगे जो कम्पीट कर रहे थे इंजीनियर रशीद साहब, फिर आपको भी पता है, देखो जनता के सामने भी कुछ छुपा हुआ और ढका हुआ कुछ है नहीं। उनको जेल से उमर साहब के खिलाफ फॉर्म भरवाया गया। उनके बेटे जो इमोशनल कैंपेन कि मेरे पिताश्री को जी फांसी दी जाएगी, उनको जेल में मार दिया जाएगा, आप निकले और वोट डालिए। देखिए, आपको अगर देश की जनता को बताना है, आपको उनको ये सच भी बताना पड़ेगा। वो जो 4 लाख वोट पड़े वो किस हक में पड़े? आपके पास तो इंजीनियर रशीद के सारे रिपोर्ट्स होंगे, आप पुराने वीडियोस जाइए इंजीनियर रशीद के, और इंजीनियर रशीद साहब किस कारण जेल में है और आपने ही वहां से उनको फिर फॉर्म भरवाया। चलो, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जी कोई भी भर सकता है। आप कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का प्रॉक्सी, आप ये कह रहे हैं? मैं 2 लाख के मार्जिन से हराया उन्होंने उमर अब्दुल्ला को। नहीं, देखिए, मैं प्रॉक्सी था नहीं था, आप मुझे एक चीज बताइए, इलेक्शन कैंपेन को 20 दिन रह गए। जब अरविंद केजरीवाल जी का जब उनको रिलीज किया था उस टाइम पे बीजेपी ने काफी बवाल मचाया था देश के अंदर। अभी जब इलेक्शन को 20 दिन रहे, इंजीनियर रशीद को जी मिल गया एनआईए से कि जी आप जी 20 दिन जाइए। आप देखिए, कश्मीर की जनता क्या, मैं देश की जनता भी जानती है, ये जो ड्रामाज है ये फेल हो चुके हैं। इनके ए टीम, बी टीम, सी टीम, जितने भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इनके रिकॉर्ड्स उठा के देखिए कि इनके लीडर से खुद कहा, कभी कहा बैट को वोट डालो, कभी बोला सेब को वोट डालो। ये तो हम नहीं कह रहे। तो वो बीजेपी वालों की थोड़ी सुन के कोई इंजीनियर रशीद को वोट दे रहा है कश्मीर में? बीजेपी वालों के कहने से थोड़े ना इंजीनियर रशीद को कोई वोट देगा यहाँ पे। तो बीजेपी वालों को नहीं दे रहे तो बीजेपी वालों के कहने पे रशीद को दे देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के कारण। इमोशनल कार्ड मैं अभी अगर जनता के सामने जाऊंगा कि मेरे बाप को जी फांसी दिए जाएगा, मेरे बाप को जी हमेशा जेल में बंद रखा जाएगा, तो लोगों को इमोशनल बेवकूफ बना के लोगों से वोट ये रीडिंग क्या सही है मीर फरीद? वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ वोट नहीं था, वो इंजीनियर रशीद के पक्ष में था, इमोशनल कार्ड था, ये बोला आपने, और उसको फेवर किया गया, उसका फॉर्म भरवाया गया। मतलब समझ नहीं आ रहा, बीजेपी वालों ने कराया, क्या हुआ? बीजेपी ने कैसे फेवर किया? हाँ, कैसे फेवर किया? मैं आपको तो वही तो कह रहा हूँ, जिस बंदे को जो जेल में था उसको निकाल के फॉर्म भरवा दिया गया। वो ये बोल के, उसका बेटा कैंपेन कर रहा है पूरे नॉर्थ कश्मीर में, बोल रहा है कि मेरे जो पिताश्री है उनको जी फांसी दी जाएगी। लोगों को इमोशनल, उनको बोला गया कि उस वोट की वजह से फिर वो बाहर आएगा, फिर ये चीजें होएगी, बट वो हुई नहीं। मैं बीजेपी पे उस पे ये नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को कि 20 दिन पहले अभी कैंपेन है, 20 दिन पहले उनको छोड़ा गया कि जाइए कैंपेन कीजिए। उस टाइम पे जब उन्होंने पार्लियामेंट जीता उस टाइम पे क्यों नहीं छोड़ दिया फिर आपको? ठीक है, इसका भी जवाब, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो एक बड़ा कंसर्न है मीर, और वो कंसर्न ये है कि क्या जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो रायशुमारी की बात करते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं। क्या अपने वोट के जरिए लोग ऐसे कट्टर लोगों को भी आगे कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट फेज में 92 निर्दलीय, सेकेंड फेज में 100 से ज्यादा निर्दलीय। ये क्या बता रहा है और वजह क्या है? उमर अब्दुल्ला की हार है या इंजीनियर रशीद और कट्टरवाद की जीत है? जी देखिए, जहां तक इंजीनियर रशीद की बात है, इंजीनियर रशीद जेल में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग उनको एक ऐसा लीडर देखते हैं जो कि जेल में रहा, 370 या जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी या जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशल स्टेटस जो है लोग
पसंद करते थे, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं, उनकी आइडियोलॉजी भी आप, नहीं, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आप उनकी आइडियोलॉजी भी देश के सामने रखिए, आप उस पे पर्दा क्यों कर रहे हैं? नहीं, जहां बीजेपी आप कह रहे हैं, नो जस्ट लेट मी रिस्पॉन्स। लेकिन मीर अब जब इन्होंने ये कहा है तो आप इनको ये भी बताइए कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला है कि हम 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे? हम जो स्वायत्तता का प्रस्ताव पहले लेकर अटल बिहारी की सरकार में गए थे, हम उसको भी वापस लाएंगे, जिसमें 53 के पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। ये तो इनकी पार्टी मैनिफेस्टो में डाल रही है। थैंकफुली मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, तो मैं आपका बड़ा एक जो है जमीन से जुड़ा जवाब आपको दे सकता हूं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेन स्ट्रीम यहाँ की पार्टीज है, उनका हमेशा ये मुद्दा रहा है कि इन पावर दे आर द बिगेस्ट नेशनलिस्ट, आउट ऑफ पावर दे फाइट फॉर सेपरेटिस्ट स्पेस। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोगों की रग हम जो है पकड़ सकते हैं सेपरेटिस्ट के साथ मुकाबला करके, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह रहा है यहाँ के हालात खराब रहने की। क्योंकि आप जब लोगों को, जैसे हम 2-4 कश्तियों में हैं, आप लोगों को 2 कश्तियों में रखेंगे कि चलिए पावर में हम नेशनलिस्ट हैं, आप इंडिया के साथ रहें, आउट ऑफ पावर हम जो है सेपरेटिस्ट बन जाएंगे। नहीं, मुझे पंजाब के अमृतपाल जी जो जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन पंजाब से जीता, उनको क्यों नहीं आपने बाहर किया? देखिए, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बट कश्मीरी हो चाहे जम्मू वाला हो, वो इस हकीकत को जान चुका है। ये प्रॉक्सीज के इनका जो ये कार्ड्स खेल रहे हैं अभी ग्राउंड पे, ये सारा जनता के सामने रह चुका है। जहां रही मैनिपुलेशन, आप मैं मानता हूँ हो सकता है कहीं मैनिपुलेशन, लेकिन आप कितना मैनिपुलेट कर पाते हैं? जब आप 2 लाख के मार्जिन से हारे, उसके बाद भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्या वजह पर आपको? वो एक ऑर्गेनिक वेव थी इंजीनियर रशीद के लिए, चलिए जो भी कनेक्ट हुआ, जेल में थे जो भी था, लेकिन ऑर्गेनिक वेव थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं लगा होगा कि शायद इंजीनियर को अगर उस वक्त हम आगे लाते हैं तो सजाद लोन का वोट कटेगा, लेकिन वो उनको भी बहा के ले गए। तो वो कहीं ना कहीं आपका टेक्टिकल ब्लंडर नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ नहीं पाई उस वक्त। वो एक ऑर्गेनिक इलेक्शन था। देखिए, हमने भी वो फॉलो किया। हम नॉर्थ साउथ कश्मीर के, खासकर नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में लोगों ने उनके साथ कनेक्ट किया, इसलिए नहीं कि वो ABCD पार्टी के साथ हैं, इसलिए कि वो जेल में। बट वो एक बहुत बड़ा कंसर्न भी होना चाहिए कश्मीर के लिए। अगर ऐसी कट्टर सोच वाले लोग इतने बड़े मार्जिन से एक रेगुलर पार्टी के एक बड़े नेता को हराते हैं, तो इसको पर भी कश्मीर को सोचना होगा। लेकिन जरा महबूबा जी के बारे में हमें समझाइए, क्योंकि उनको डिकोड करना बहुत आसान रह नहीं गया है। एक भूल उन्होंने की थी, एक ही भूल उनकी, जो बीजेपी के साथ वो सरकार PDP की बनी थी। उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं लोकसभा आफ्टर लोकसभा एक डिबैकल, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। पिछली बार अनंतनाग से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से हार गई, इस बार वो विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ रही हैं। अब परिवारवाद के खिलाफ जनता बोल रही है कि भाई हमें ये दोनों डायनास्टी वाले अब नहीं चाहिए, हमें इस तरह के निर्दलियों को वो जिता रहे हैं। और अब वो खुद अपनी 3rd जनरेशन को अब लॉन्च करने के लिए तैयार हो गई है, खुद नहीं लड़ रही है, बेटी को चुनाव लड़ा रही है। मतलब ये क्या है? पहले मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा जो डिबेट अभी चल रहा था। ये जो आपने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लोग भारी तादाद में वोट करने निकले, तो ये सारा वोट जो था बीजेपी के अगेंस्ट था। चाहे इंजीनियर रशीद का जीतना, चाहे NC की 2 पार्लियामेंट्री सीटें जीतना, और चाहे जम्मू में कांग्रेस का वोट शेयर एक मार्जिन से, सब्सटैंशियल मार्जिन से बढ़ना। जम्मू में कौन जीता 2 सीट? कांग्रेस का वोट शेयर जो जम्मू में पार्लियामेंट इलेक्शन में बढ़ा है पिछले मुकाबले से, ये सब चीजें आपको एक ही चीज इंडिकेट कराती है क्या दिस वोट वाज अगेंस्ट बीजेपी। पहली बात जो बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ किया, उसके खिलाफ ये वोट था। उसका सबूत ये है कि होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई लेक्चर्स में ये कहा है कि हम PDP को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करेंगे परिवारवाद के नाम से, लेकिन दुश्मनी वो इन्हीं 2 पार्टियों के साथ जाहिर करते हैं। और जहां तक इंजीनियर रशीद का सवाल था, उनके जीतने का सवाल था, उनको भी जेल में बीजेपी ने ही डाला था। तो ये जो इंजीनियर रशीद को वोट पड़ा है, वो भी बीजेपी के अगेंस्ट पड़ा है, और लोगों ने ये सोच के डाला है कि बीजेपी के अगेंस्ट तो हमने वोट करना ही करना है। हो सकता है इंजीनियर रशीद जीतने से जेल से भी रिहा हो जाए। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए, इनका आप अलग क्यों लड़ रहे हैं वो तो बताइए ना सर। अगर साथ लड़ते तो एंटी बीजेपी वोट्स को आप बांटते नहीं। आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। वोट इस वजह से नहीं पड़े हैं कि हालात ठीक हो गए हैं,
वोट इस वजह से पड़े हैं कि पिछले 40 सालों में इतना बड़ा वाक़ा जम्मू कश्मीर के साथ कोई नहीं हुआ है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था। आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं आप दिया। पूछिए। मैं फिर से करती हूँ, टेक थ्री में मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि अगर ये फैमिली पॉलिटिक्स के खिलाफ था, क्योंकि दोनों दिग्गज हारे, वो थर्ड जनरेशन को लॉन्च कर रही है, खुद नहीं लड़ रही है चुनाव में, जबकि उमर अब्दुल्ला साहब पहले कहे नहीं लड़ेंगे, अब 2 सीटों से लड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो ये जनता, आप छोड़िए कि कहां पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप अलग लड़ेंगे तो आप एंटी बीजेपी वोट्स को काटेंगे ना। अगर इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीट शेयरिंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं साथ लड़ते हैं? देखिए, हम इस अलायंस के साथ आइडियोलॉजिकली हैं। जो इंडिया अलायंस का आइडिया है, जनता को कैसे समझाएंगे? कान में थोड़ी बोलेंगे हर वोटर। देखिए, अब सीट शेयरिंग पे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और हम इसको इतना महत्वपूर्ण भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम इंडिया अलायंस के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। 370 हटाना 35 से एक बार बीजेपी का पक्ष आ जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन लोगों के दिलों में कश्मीर में पहुंचना एक लड़ाई है बीजेपी के लिए अभी भी। अगर आप यहां पर नहीं जीत पाते हैं, जम्मू में आप जीत लेते हैं। और इस बार आपने सीटें भी जम्मू की बढ़ाई हैं ज्यादा, उनका कहना है 6 सीटें आपने वहां बढ़ाई, यहां पे सिर्फ 1 सीट बढ़ाई कश्मीर की। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये जो निर्दलियों वाला आरोप लग रहा है कि इतने निर्दलीय आपने उतार दिए हैं, उनमें से जीते तो उनके साथ मिलकर फिर सरकार बनाई? देखिए, डीलिमिटेशन हमने कुछ पैरामीटर्स पे किया है। 18 सीटें जो है हमने वो बाइफरकेट की है। जैसे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को 18 सीटें दी है, उधमपुर को 18 कॉन्स्टिट्यूंसी सीटें दी है, अनंतनाग राजौरी को 18, श्रीनगर और बारामूला को 18 दी है। तो डीलिमिटेशन जो नंबर्स का गेम है वो वहां की तरफ से आप देख सकते हैं। बाकी जो निर्दलियों की बात है, जो इंडिपेंडेंस इनकी बात कर रहे हैं, दे आर वेरी ऑर्गेनिक पीपल। इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, दे कम फ्रॉम द ग्राउंड, दे आर वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड इन द पीपल, इन द पब्लिक। अब ये लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बेसिकली एनसी के हमारे प्रवक्ता थे, ये कह रहे थे कि जब इंजीनियर रशीद को आपने जेल में डाला तो उसका फॉर्म कैसे एक्सेप्ट किया। तब इन्हीं के फारूक साहब का स्टेटमेंट था कि बहुत अच्छी बात है एंड ही वाज वेलकमिंग दैट डिसीजन कि उसका फॉर्म जो एक्सेप्ट हुआ है। तो दे वर वेरी मोर देन हैप्पी। तब पता थोड़ी था कि वो हरा देगा बेटे को। हाँ, तभी तो फारूक साहब का भी, उमर साहब का ये स्टेटमेंट था कि वी वेलकम दैट कि दे हैव एक्सेप्टेड द फॉर्म ऑफ। मैंने कहा ना कि इनकी वजह से नहीं, लेट मी कंप्लीट अंजना जी, लेट मी कंप्लीट। अच्छा ठीक है, पूरा कर ले फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। लेट मी कंप्लीट। और निर्दलियों की बात यह है कि जब एक स्पेक्ट्रम आता है, एक पॉलिटिकल डायनामिक्स आती है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में और पॉलिटिकल अरीना में जब लोग बढ़ते हैं तो उनका ऑब्वियसली वोट कट जाता है। तो ये उससे डरे हुए हैं, दे डोंट वांट देयर चेयर्स टू लीव। अभी क्या है, इनकी जो वो नेपोटिज्म, भतीजावाद की पॉलिटिक्स थी वो खत्म होने को आई है। इनको लग रहा है, डर लग रहा है कि मेरा बच्चा हारा है, कल को मेरा पोता हारेगा। वहां महबूबा जी को लग रहा है बिजबिहार में मेरी बेटी हारेगी। तो इट्स जस्ट जो रीजनल पार्टीज है, उनकी दिक्कत छोड़िए, आपने मना लिए जितने रूठे थे, किसी को कुछ पोस्ट दिया, किसी को कुछ पोस्ट दिया, टिकट नहीं मिला, वो लड़ने आ गए, ऑफिस हो गया, लिस्ट निकाला, लिस्ट बदला, मतलब संभल पाया, नहीं संभल पाया। ऑर्गेनाइजेशन का डे टू डे रूटीन होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। रूटीन था ये रूटीन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी इलेक्शंस आते हैं, ये रूटीन प्रोसेस होता है कि कोई नाराजगी हो जाती है, किसी का एक्सपेक्टेशंस। जम्मू में बिल्कुल हुआ है। और डिसिप्लिनरी कमेटी, जब भी बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई है तो बीजेपी ने अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी को एक्टिवेट किया है। आई विश वैसे प्राइम मिनिस्टर्स अगर अभी भी कंट्री में हो, चाहे वो बीजेपी के साइड हो, किसी भी पार्टी के साइड हो, वी वुड लव टू ज्वाइन देम। आप उस वाजपेयी जी की बात कर रहे थे जिन्होंने रियलिटी में दिखाया कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत किस चीज को कहते हैं। बट डू यू सब्सक्राइब टू द बीजेपी's गवर्नमेंट और नॉट? आप एक कश्मीर के यूथ भी है। देखिए, आप इन चीजों पे पर्दा कर नहीं सकते। दुनिया जानती है, कश्मीरी अवाम जानती है, जम्मू की अवाम। अच्छा, आप बताइए कि आप लोग पत्थर, सुनिए प्रभु, आप लोग 5 अगस्त में क्या था ऐसा? चलिए आप एनसी के स्पोक्स पर्सन बताइए, आप बताइए आर्टिकल 370 में ऐसा क्या था जो आपको हिंडर कर रहा था या रोक रहा था यहाँ अमन लाने से, यहाँ सेपरेटिज्म को खत्म करने से, स्टोन बेल्टिंग को खत्म करने से और टेररिज्म का मैग्नीट्यूड कम करने से? ऐसा क्या था? क्योंकि पोस्ट आर्टिकल ही हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है क्रब हुई, इनका मैग्नीट्यूड बहुत गिर गया है। पथराव का कोई इंसिडेंस नहीं है। आपके जो सेपरेटिस्ट थे, जैसे आपके जो बड़े सेपरेटिस्ट बने थे, जो कॉल और कैलेंडर देते थे, वो कहां चले गए? उनको कौन सा हमने ऐसा इंस्टीट्यूशन, बीजेपी ने कौन सा ऐसा तीर बेअबान छोड़ा है कि जो उनको सबको। ठीक है, एक छोटा सा जवाब फिर मुझे उधर के वॉइसेस लेने। मैं बेसिकली जो आपने सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने पुट किया कि वो आज गए कहां। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, 2014 से लेके 2019 तक आप लोग पीडीपी के साथ सरकार में थे। जो भी आपने, चाहे आपने उन लोगों को जेल डाल दिया, चाहे आपने जैसे भी कंट्रोल किया, 2018 तक आपने वो पीरियड 2014 से 2019 में क्यों नहीं किया? फिर
अगर आपको ये टैक्टिक्स 18 एग्जैक्टली 18 तक अगर आपको यही टैक्टिक्स यूज करने थे, आपने डेमोक्रेसी का जनाजा उठाया। कैसे? आपने जितना काम, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वाजपेयी जी हो, मैं आपको ओपन ये बात कह रहा हूं कि आपने उस काम पे पानी डाल दिया। कैसे? देखिए, आप लोगों को डरा के धमका के कभी नहीं जीतोगे। जो हमेशा वाजपेयी जी कहते थे कश्मीर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सेपरेटिज्म की बात बताइए, आपके टाइम पे सेपरेटिज्म इतना पीक पर क्यों था, वो बताइए। इन नेताओं की चर्चा चलती रहेगी। एक बार आप माइक उठाइए, आप लोग तीनों अपना परिचय देकर बताइए। नया कश्मीर बनाम कश्मीर में कुछ नहीं बदला। आप लोग कहाँ खड़े हैं? आपको लगता है कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बदल रहा है? और जो भी आप बदलाव देख रहे हो, आपके परिवार वाले बोलते हो, आपके बच्चे बोलते हो। अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में एक चीज तो बदलाव दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि यहाँ जो पीडीपी और एनसी की जो पकड़ बनाई थी उन्होंने अपने कुछ एजेंट्स पे, क्योंकि बाकियों को ये ना सियासत में आने का मौका देते थे और ना कश्मीर के हवाले से कोई काम होता था। ये हम वसूल के साथ कहते हैं आज भी, क्योंकि इनके यहाँ वो जो दुकानें इन्होंने खोली थी वो बंद हो गई, तो इनको तो दर्द होगा ही किसी न किसी वजह से। नया कश्मीर में कुछ हुआ नहीं 370 के बाद, लेकिन इतना कुछ हुआ कि जो एनसी पीडीपी इनकी जो यहाँ चलती थी वो चीजें बंद हो गई इनकी, क्योंकि अब यूथ को ये मौका तो नहीं दे रहे। अपने बच्चों को, हर कोई एमएलए जो इनका रह चुका है वो यूथ को, अपने बच्चों को आगे कर रहा है। जनरली यूथ को कोई नहीं पूछा है। अब वो यूथ जब इंडिपेंडेंटली सियासत में आना चाहता है या कोई कंटेस्ट कर रहा है, तो इनका यही रहता है कि ये बीजेपी का एजेंट है, इसके साथ मत जाओ। लेकिन इनके बच्चे, चाहे उमर साहब के बच्चे हो, महबूबा जी के, वो तो हमेशा जड सिक्योरिटी में ही रहे। उन्होंने कभी ग्राउंड जीरो पे किसी से नहीं पूछा यार आपके दिल की हालात क्या है, किसी यूथ से नहीं पूछा। यहाँ पहले यूथ को दर्द होता था, वो उठ के गन उठाता था और आतंकवादी बनता था। अब 370 के बाद यह हो रहा है कि जब वो यूथ को ज्यादा हो रहा है तो वो ड्रग्स की ओर चला जाता है। लेकिन यूथ के साथ ना किसी, चाहे वो बीजेपी हो या पीडीपी हो, किसी ने यूथ का कुछ नहीं यहाँ सोचा, और यूथ ज्यादा से ज्यादा परेशान होकर ड्रग्स की ओर जा रहा है। यही वो सेंटिमेंट है मीर फरीद, जिस पर मैं आपसे एक सवाल, उनके बाद उनको भी माइक दीजिएगा, कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की लड़ाई है, लेकिन मैं जितने लोगों से बात करती हूँ वो यही कहते हैं कि बीजेपी से तो वो है ही परेशान, इट्स अ गिवन, कश्मीर में वो है सेंटिमेंट। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये दोनों फैमिलीज से भी उब गए हैं, हम इन दोनों फैमिलीज को नहीं वोट करना चाहते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंस का जीतना, उनका राइज होना, कई लोगों का सामने आकर इलेक्शन में लड़ना, ये एक बड़ा चेंज है जो हम देख रहे हैं उसकी वजह से? जी अंजना, अगर ये एक ही चीज पे फोकस कर रही है एनसीपीडीपी, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि ये जो है वोट इंजीनियर को जो पड़ा है उस पे खुश नहीं होना चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि कहीं कट्टरपंथी तो नहीं इससे उभरेंगे, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए वोट नहीं था, ये एनसी और पीडीपी के लिए भी एक आई ओपनर था कि भाई जो आपकी सियासत है, जो आप चला रहे हैं इतने साल से, अब हमें वो मंजूर नहीं है। बट टू बी फेयर, 2 सांसद इनके चुने गए हैं। जी जी, ऑल्टरनेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का तो स्कोर का मामला 0 है। ऑल्टरनेटिव्स की बात है। एनसी नॉर्थ कश्मीर में ऑल्टरनेटिव उनको दिखा, उन्होंने वोट डाला। सेंट्रल और साउथ कश्मीर में अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो यानी कि फर्टाइल लैंड है नई पार्टीज के लिए, नए लोगों के लिए, युवाओं के लिए। अगर वो इस वक्त पॉलिटिक्स में आते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि उनके लिए, उनके पास कुछ नया है और उनके जो बेसिक मसले हैं, क्योंकि हम भी जब जाते थे लोग कहते थे कनेक्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इसीलिए लोग इंतजार कर रहे थे। पर लोग फीडबैक देते हैं कि कंफ्यूजन बहुत होगा। एक तो आजाद साहब की, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी, कितनी सारी पार्टियां हो गई, कितने सारे इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं, तो ये क्या कंफ्यूजन भी नहीं होगा वोटर के मन में? जी बिल्कुल, कंफ्यूजन तो है। आप अगर किसी वोटर से बात करेंगे, वो खुद भी बोलता है कि इस बार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक जमाने में जितनी परसेंटेज नहीं होती थी, उससे ज्यादा जो है लीडर्स हैं, उससे ज्यादा जो है लोग उठे हैं। हालांकि ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि नए नए लोग, युवा भी जो है इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, लेकिन लोग किसको चुने और कौन आगे जो है उनकी बात पहुंचाएगा और कौन सरकार बना पाएगा, तो वो एक चीज है जिसने इंजीनियर रशीद को भी काफी हेल्प की है। उसमें लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दिखा। बोलिएगा निजामी साहब, उसके बाद उन दोनों। जो भी डिबेट हुआ, किसी ने विकास की बात नहीं की। गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि जो आजाद साहब ने यहाँ काम किए, किसी को भी पूछिए आप। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे एनसी के साथी हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब जो है चुनाव लड़ रहे हैं गांधरबल से, शेख साहब ने वहां चुनाव लड़ा, जीते। फारूक साहब ने भी चुनाव लड़ा, वहां से जीते। उमर साहब ने चुनाव लड़ा, 1 नहीं 2 बार जीते। लेकिन गांधरबल को डिस्ट्रिक्ट अगर किसी ने दिया, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। वहां किसी ने अस्पताल बनाया, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। तो आज जो रिजल्टमेंट है इन रीजनल पार्टीज की, कि आम लोग जो है, अभी इंजीनियर रशीद साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरा मुकाबला बीजेपी के खिलाफ है। अभी
जैसे 1947 की बात करूं, 1987 की बात करूं, तो उससे पहले अगर गिलानी साहब थे, वो भी तो मेन स्ट्रीम में थे, वो तो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने तो चुनाव लड़ा था। सलाहुद्दीन ने जो बंदूक उठाई है, जो पाकिस्तान में आज हैं, वो भी तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने भी तो जो है इलेक्शन लड़े हैं। यासीन मलिक जो आज जेल में है, वो भी तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा थे। तो किस पार्टी ने उनको मजबूर किया कि उन्हें बंदूक उठाई? तो आज आप वही चाहते हैं कि अगर ये लोग हिंसा छोड़ के, सेपरेटिज्म छोड़ के, आतंकवाद छोड़ के मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये बीजेपी की प्रॉक्सी। आप मुझे बताइए कि क्या आज गिलानी साहब को भी आप कहेंगे कि वो बीजेपी की प्रॉक्सी हैं? तो ये लोग अगर चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में हम आए, और हमें देखिए हार जीत चलती है, आप अपना मैंडेट मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाइए कि भाई हम ये काम करने वाले हैं आपके लिए। ये आप 370 की बात है, यहां कांग्रेस और एनसी के दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने एनसी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 370 को वापस लाएंगे। अब इनके एमपी जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, 370 या तो कांग्रेस या तो बीजेपी वापस ला सकती है। एनसी के पास तो इतने नंबर्स है नहीं जो पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी हो। तो मैं कांग्रेस के यहाँ जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का राहुल गांधी जी अभी यहाँ आए थे, उन्होंने 370 पे चुप्पी साधी, कोई बात नहीं की। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि 370 के जो फैसले सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है। तो यहां आप वादा कर रहे हैं 370 वापस लाएंगे, तो वहां से कांग्रेस कह रही है। इससे पहले कि आगा साहब इसका जवाब दें, आप दोनों कुछ बोलिए कि आपको भी लगता है कि आंखों में धूल झोंका जा रहा है अगर 370 और 35 से वापस लाने की बात हो रही है जो इन्होंने समझाया, और आपको क्या लगता है कश्मीर बदला है? ऐसा कॉमन कश्मीरी मैं आपको कहूंगा कि मतलब आपने नए कश्मीर की बात की, नया कश्मीर की, जो ये लोग कह रहे हैं कि 19 के बाद यहाँ पे नया कश्मीर है। नया कश्मीर आपके सामने है। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 45% पे है। आप ये जो टूरिज्म कर रहे हैं, हम जिस डल झील में बैठे हैं, यहाँ पे आपको एक शिकारा नजर आ रहा है। हमारे जो होटल्स है वो खाली पड़े हुए हैं। हमें तो एक चीज समझ नहीं आ रहा है, मोदी जी दिल्ली से कह रहे हैं कि मुझे दिल और दिल्ली की दूरी मिटानी है, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? एक स्टेप से, एक साइड से आप हमें भेज रहे सजाद लोन जैसे इंसान को जो कहता है कि मोदी जी मेरा बड़ा भाई है। उसके बाद जी आप अल्ताफ बुखारी भी जो वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है। ठीक है ना, आप यहाँ के लोगों के दिमागों में कंफ्यूजन डाल रहे हो। आपका स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है ही नहीं, उनकी पॉलिसी क्लियर है ही नहीं। अगर बीजेपी ने 19 के बाद कोई अच्छा काम यहाँ पे किया, वो यही किया, अपने लोगों को एम्पावर किया। आप देखोगे जिन लोगों के साथ, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, जिनके साथ लोग होते हैं वही पॉलिटिक्स में होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बीजेपी का कोई भी लीडर हो जिसके साथ 10 बंदे भी नहीं, लेकिन उसके साथ डबल एस्कॉर्ट आपको जरूर मिलेगा। वो एक सरकारी रिहाइश में बैठा है, बस ये सारी अचीवमेंट्स इनकी है। बीजेपी ने सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आप बिजनेस का क्या करेंगे, इकोनॉमी का क्या करेंगे, आप आर्टिकल्स का क्या करेंगे जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। ह्यूमन लाइफ को सेव करना, एक पूरी सोसाइटी को, एक पूरे स्टेट को, उसकी जान को महफूज करना, माल को महफूज करना, दैट इज अ बेसिक एंड प्राइम पैरामीटर ऑफ एनी गवर्नमेंट। अगर आप एक प्राइम पैरामीटर मिस आउट करते हैं, जहां पे आपका बच्चा जाता है, पढ़ने जाता है और पलट के साथ वापस आता है, अगर आप वो मिस आउट कर रहे हैं, तो आपको वो वाली गवर्नमेंट चाहिए जहां आपका बच्चा जाता है और मर के वापस आता है। जो आप वो मिस आउट करें कि माँ अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रही है, 30 दिन, खाली साल के 300 दिनों में खाली 30 दिन आपका बच्चा जाता है, और आप उसको कहते हैं कि भाई नेशन वाइड प्लेटफॉर्म से कंपीट करे या ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कंपीट करे, क्योंकि उसकी इनएफिशिएंसी बहुत बढ़ गई होती है। तो हमारी तो वही बेसिस रही ना, पीडीपी के साथ। 24 में क्या बदला है? हमारी जो हमारी डिफरेंसेस रही, आप लोगों के लिए महबूबा मुफ्ती आज आपके अगेंस्ट हो गया, आप उनके अगेंस्ट हो गए, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ सरकार शेयर की। 15 पार्टीज में बोलिए इनकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है और हम खुले घूम रहे हैं, यही सिक्योरिटी इन्होंने बताई, ये इक्का दुक्का है। आपके जो प्रॉक्सी ABCD टीम के जो हल्का प्रेसिडेंट है उनके पास सिक्योरिटी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूं एक पार्टी का, 50 बार मैंने किया, मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ये सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना। दूसरी बात जो पॉलिटिकल कंफ्यूजन, मैं आपसे सहमत हूं जो आपने बोला, पॉलिटिकल कंफ्यूजन इतना क्रिएट किया गया वोटर्स में। चलिए अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स एक लेते हैं, जिसके साथ शुरुआत करेंगे, आपके साथ करेंगे। महबूबा जी पूरे दिल से चुनाव लड़ रही है, कर क्या रही है, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पीडीपी के बिहाफ पर जनता को? डल झील का किनारा, मतलब बीचों बीच हम हैं, शाम का पहर है, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? 2019 के बाद भाजपा की ये कोशिश रही है कि पीडीपी टोटली डिसिमेट हो जाए,
और इसमें वो कामयाब भी हो गई है। हमारे 40 से ज्यादा लीडर जो है उनको प्रेशर किया गया और उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया कि जब उनको लगा कि उनके प्रॉक्सीज काम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोज हो गए, तो उनने खुलेआम अल्ताफ बुखारी साहब का नाम लिया, उनने खुलेआम सजाद लोन का नाम लिया। उनका वो नाम नहीं ले रहे हैं जो उनके प्रॉक्सीज है, मगर उनको लगता है शायद ये तीर उनका चल जाएगा, लेकिन जब वो भी नहीं चलेगा वक्त आने पर उनको भी एक्सपोज किया जाएगा। छोटे छोटे कमेंट्स जल्दी से माइक दीजिए फिर निजामी साहब। ये गिमिक ज्यादा टाइम रहने वाले है नहीं। 370 कैसे वापस आएंगे वो तो बताया नहीं आपने। 8 अक्टूबर का आप वेट कीजिए। बहुत से इंडिपेंडेंट लोग जो हैं चुनाव लड़ते हैं और हार जीत, अभी इंजीनियर रशीद साहब को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो जेल में थे, तो सेंटिमेंट कश्मीर के लोगों का उनके साथ था। अभी इलेक्शन का रिजल्ट सामने नहीं आया है तो एनसी का नतीजा सामने आएगा, कौन कौन सेंटिमेंट के साथ है, कौन प्रॉक्सीज के साथ है। कहीं ना कहीं यहाँ के यूथ को ये धोखा में रख रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी हमें ये कहिए 1990 से 2019 तक हमारे जवानों को आशुरा तक जेल में रखा जाता था। 8 मुहर्रम को अरेस्ट करते थे और जिसमें उसमें ज्यादातर कोई लड़का ना रहा तो उसके खिलाफ एफआईआर लगता था। अभी भी हमारे 100 लड़कों पे एफआईआर है। आज तक इन पार्टियों ने कभी नहीं किया। क्या आजाद साहब की हुकूमत नहीं थी? आजाद साहब सीएम नहीं थे, मुफ्ती साहब सीएम नहीं थे, उसकी बेटी सीएम नहीं थी, फारूक साहब सीएम नहीं थे। हम चले गए, हर किसी के पास गए, लेकिन हमारे मुहर्रम प्रोसेशन को किसी ने इजाजत नहीं दी। कांग्रेस का क्लियर एक विजन है, क्या हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। इस मोहब्बत की दुकान में 370 है या नहीं है? 370 हमने क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले कांग्रेस का जो एटीट्यूड होगा वो स्टेटहुड को लाना होगा, बिल्कुल। और 370 को नहीं छुएंगे, वो गया अब। 370 दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। व्हेनेवर एनी बॉडी एनी दिस पार्टी विल गेट द मेजोरिटी, ये कौन सी बड़ी बात है। अब्दुल्ला साहब 2 सीट से लड़ रहे हैं। लड़ने दो, 4 सीट से लड़े, उनको सीएम बनाएंगे ना आप, यही सोच रहे होंगे ना। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस का बनेगा ये, इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी पार्टी आएगी इसमें पावर में, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बंदे को हम। बीजेपी क्या सोच रही है, क्योंकि आप जम्मू और इंडिपेंडेंस के भरोसे, ऐसा आरोप है इनका। इंडिपेंडेंस के अपोजिट नहीं, हमने यहाँ अपने 19 कैंडिडेट्स उठाए हैं, अपने 90 रिप्रेजेंटेटिव जो है 19 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ेंगे। मेरा बस कंक्लूडिंग रिमार्क ये रहेगा कि कुछ पैरामीटर्स को देखिए, उस पर वोट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके बच्चों की जानें, उनकी आंखें। कहीं ऐसी गवर्नमेंट को फिर से चूज ना करे जो आपकी बच्चों की जानें ले या उनकी आंखें ले और फिर उनके ऊपर उनको बाद में जाके किसी का सहारा लेना पड़े आगे चलने के लिए। कश्मीर की जनता ऐसे सोचती है, जो ये सिक्योरिटी, सुरक्षा, उसकी बात कर रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन। कश्मीर की जनता बस देखिए, आम इंसान को हर जगह, दिल्ली में हो, साउथ में हो, यहाँ हो, कुछ चीजें चाहिए। एक डिग्निटी चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। जनता यही मांगती है कि जो लाशों की सियासत है वो बंद कर दीजिए आप। अमन और तरक्की के राह पर चलने को बेताब, इसकी लहरों पर सवार होने को बेताब जम्मू कश्मीर, जो अपने मत से अपना मुकद्दर तय करने को तैयार है। इसी के साथ डल झील से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना खूबसूरत नजारा है उधर दिखाते हुए अलविदा कहते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर हल्ला बोल में शामिल।